हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर से हम सर्वे को स्टार्ट करेंगे और इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके अंदर जो थोड़े से डिफ़िकल्ट और जो थोड़े से मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सब को हम कवर करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक वाले और ईजी वाले क्वेश्चन हैं उनको हम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपने मैराथन से पढ़ा होगा या फिर नॉर्मल भी अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 मेरी 8th रैंक थी, या मेरा रोल नंबर देख सकते हो। उसके अलावा ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड एज। तो एक ऐसा वर्नियर है जिसके अंदर वर्नियर स्केल की 10 डिवीज़न मेन स्केल की 9 डिवीज़न के बराबर हैं, यानी कि मेन स्केल की डिवीज़न बड़ी होंगी, तभी तो 10 डिवीज़न वर्नियर की 9 के इक्वल हैं। ऐसे समझ सकते हो कि भाई वर्नियर को तो अपने 10 डिवीज़न लगानी पड़ रही हैं, और जो हमारा मेन स्केल है उसको केवल 9 डिवीज़न लगानी पड़ रही हैं। तो मेन स्केल हमारा बड़ा है, तो वो किसके केस में होता है? वो दोस्तों हमारा डायरेक्ट वर्नियर के केस में होता है। तो डायरेक्ट वर्नियर के अंदर क्या होता है, जो मेन स्केल की एक जो रीडिंग होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है वर्नियर के कंपैरिजन में, और इसके अंदर जो हम रिलेशनशिप लिखते हैं वो लिखेंगे n इंटू वर्नियर, यानी कि वर्नियर की n डिवीज़न किसके बराबर होंगी? n-1 ऑफ द मेन स्केल। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। उसके अलावा एक रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है, उसके अंदर जो वर्नियर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो n यूनिट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n+1 ऑफ मेन स्केल। आप दोनों टाइम जब भी लिखोगे तो n इंटू वर्नियर लिखोगे, ऐसे नहीं है कि एक में n इंटू वर्नियर लिखोगे, एक में n इंटू एस लिखोगे। नहीं, ऐसे नहीं लिखना आपको, आपको दोनों में n इंटू वर्नियर लिखना है। जब वर्नियर छोटा होगा तब वहाँ पे n-1 एस आ जाएगा, और जब वर्नियर बड़ा होगा तब इसके राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? n+1 इंटू एस आ जाएगा। तो जो ये वाला रिलेशन है इससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि भाई अगर वर्नियर वर्नियर बड़ा होगा तो 9 गुणा में वर्नियर किसके बराबर? 10। मेन स्केल छोटा है तो उसको अपनी 10 यूनिट लगानी पड़ रही है, इसको केवल 9 यूनिट लगानी पड़ रही है अपनी। उसके अलावा एक और वर्नियर होता है एक्सटेंडेड वर्नियर। इसके अंदर क्या होता है, जो मेन स्केल की जो डिवीज़न होती हैं वो वेरी कर सकती हैं। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, जैसे ये आपका मेन स्केल है, यहाँ पे जो ये रीडिंग है तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है, कहीं पे कम होगी कहीं पे ज़्यादा होगी। तो जो वर्नियर है नॉर्मल लेंथ का वो सफिशिएंट नहीं होता, तो हमें थोड़ा बड़ा वर्नियर लेना पड़ता है। इसके अंदर फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2n-1 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल। नॉर्मल वाले के अंदर तो हम 9 या फिर 10 डिवीज़न लेते हैं तो वो हमारे वर्नियर के इक्वल हो जाती हैं, लेकिन इस वाले के अंदर क्या आएंगे? डबल हो जाती हैं। n इंटू वर्नियर इज इक्वल टू 2n-1 इंटू एस। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाले दो हैं वे तो आपको याद रह जाते हैं, तो ये तीसरे वाला याद नहीं रहता, लेकिन इसको भी याद रखना। इसके अंदर क्या होता है? थोड़ा बड़ा स्केल होता है। जैसे नॉर्मल वाले के अंदर तो ये आपका स्केल है और ये आपका वर्नियर है, तो 10 के करीब रीडिंग इसमें होती है, 10 के करीब इसमें। लेकिन जो एक्सटेंडेड वाला होगा उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आप इसको इतना बड़ा समझ के चलो, यानी 20 के करीब रीडिंग होती हैं जो एक्सटेंडेड वर्नियर, और नाम से भी पता चल रहा है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस साइड तो हमेशा n इंटू वर्नियर ही रहेगा, लेकिन इस साइड इसमें क्या आ जाएगा? 2n-1 इंटू एस। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? मेन स्केल की रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग ऑन दी वर्नियर स्केल। तो जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो तीनों के केस में, जो आपने तीन चीज़ पढ़ी, तीनों के केस में क्या फॉर्मूला डिवाइड रहेगा? एस डिवाइड बाय एन, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग डिवाइड बाय वर्नियर के ऊपर कितनी रीडिंग है। उसके अलावा अगर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो एक्सटेंडेड वर्नियर के अंदर हम क्या लिखेंगे? 2s-v। तो ये वाला फॉर्मूला केवल एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए है 2s-v, बाकी दोनों के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? बाकी दोनों के लिए फॉर्मूला रहेगा s-v, लेकिन एक्सटेंडेड के लिए 2s-v। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द कॉमन स्केल अडोप्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए फॉरेस्ट मैप। तो अगर आप फॉरेस्ट मैप का सर्वे कर रहे हो तो आपको कितना स्केल लेना पड़ेगा? आपको स्केल लेना है 1 डिवाइड बाई 25,000। 1 डिवाइड बाई 25,000। तो ये कितना हो गया? मान लो ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर, तो ये हो गया यहाँ तक मीटर में आ जाएगा और यहाँ तक किलोमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 किलोमीटर।
अगर आपको इसको इंजीनियरिंग स्केल के तौर पे लिखना तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 किलोमीटर, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में 1/25,000 फॉरेस्ट मैप के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। विद पैसेज ऑफ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल विल नॉट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द शीट और द पेपर। तो इनमें से जो कौन सा स्केल है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा श्रिंकेज की वजह से। तो इंजीनियरिंग स्केल हो गया और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया, 2 एंड 3। तो ये दोनों हमको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देंगे अगर हमारा प्लेन श्रिंक हो गया तो, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के स्केल होते हैं, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास कितने टाइप के स्केल होते हैं? 3 टाइप के स्केल होते हैं, इंजीनियरिंग, रिप्रेजेंटेटिव एंड ग्राफिकल स्केल। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कुछ मीटर या किलोमीटर, वो तो इंजीनियरिंग स्केल। रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि 1/25,000 हमने देखा था। और एक ग्राफिकल स्केल होता है, ग्राफिकल स्केल में इस टाइप से कुछ बना होता है कि भाई दिस रीडिंग इज इक्वल टू 10 किलोमीटर वगैरह, इस टाइप से। उसके अलावा जो स्केल को मेजर करने के लिए कितने तरीके होते हैं हमारे पास? स्केल को मेजर करने का तरीके होते हैं प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। तो डायगोनल स्केल में 3 रीडिंग हम लेते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। प्लेन स्केल में 2 रीडिंग लेंगे, और वर्नियर स्केल के अंदर जो मेन स्केल है उसकी सबसे छोटी का भी हम फ्रैक्शन पार्ट मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग स्केल होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, लेकिन ये प्लेन, ये स्केल नहीं होता, ये एक मेथड है स्केल को मेजर करने का, ये भी एक मेथड है। तो इनके बीच का डिफरेंस, ये तो आपके स्केल हो गए 3 टाइप के, और ये क्या, स्केल को मेजर करने के तरीके हैं आपके। तो क्या लिखा हुआ वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग फ्रॉम वॉल टू पार्ट। तो वॉल मतलब पूरा, पूरे से आप पार्ट की तरफ जा रहे हो। सर्वे के अंदर मेन प्रिंसिपल क्या होता है, हम वॉल टू पार्ट लेते हैं, और लोकेटिंग ए पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑफ सर्वे। तो वॉल टू पार्ट के अंदर जब हम करते हैं तो क्या हमारे फ़ायदे होते हैं? मेजर कंट्रोल पॉइंट आर एस्टेब्लिश फर्स्ट विद द हाई प्रिसीजन एंड देन माइनर कंट्रोल पॉइंट आर एस्टेब्लिश यूजिंग लेस प्रिसीजन। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वॉल का मतलब होता है WHOL, वॉल मतलब पूरा, और पार्ट मतलब उसके टुकड़े टुकड़े। तो सबसे पहले आपने पूरा जो वॉल है, यानी कि भाई जो आउटर वाला है पार्ट है, उसको आपने अच्छे से वो कर लिया, कंट्रोल पॉइंट आपने एस्टेब्लिश कर लिया बहुत अच्छी प्रिसीजन के साथ। और फिर जो अंदर वाले पार्ट है उनको आप नॉर्मल प्रिसीजन के साथ उनको आप मेजर करोगे। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है मेजर और माइनर दोनों का आप हायर प्रिसीजन के साथ मेजर करते हो। थर्ड में कहता है एरर आर मिनिमाइज, तो एरर कम से कम हो जाती हैं, ये वाली चीज़ें बिल्कुल ठीक है। लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर सर्वे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको हाई प्रिसीजन के साथ आप कर रहे हो। पहले आपने पूरा आउटर वाले को सर्वे कर लिया, फिर अंदर वाले जो पॉइंट है सभी अंदर की बाउंड्री उनको सर्वे कर लिया, तो इंस्ट्रूमेंट आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। और इसमें जैसे कह रहे हैं ना अंदर वाले को भी हाई प्रिसीजन से, तो ऐसा नहीं होता। पहली स्टेटमेंट सही थी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। बार वाले को हाई प्रिसीजन से, अंदर वाले को नॉर्मल या फिर लेस प्रिसीजन से करेंगे आप, और एरर इससे कम से कम हो जाती है। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि भाई जो लार्ज एरिया है, पहले तो आपने जो बार वाले पॉइंट उनको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से कर लिया, और फिर अंदर वाले एरिया को कम प्रिसीजन के साथ। एरर जो होती है इससे लोकलाइज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंपेयर विद द चेन सर्वे प्लेन टेबल सर्वेज। तो चेन सर्वे के कंपैरिजन में प्लेन टेबल सर्वे कम एक्यूरेट होती है या ज़्यादा एक्यूरेट होती है? तो दोस्तों ये कम एक्यूरेट होगी। चेन सर्वे के कंपैरिजन में प्लेन टेबल सर्वे लेस एक्यूरेट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसके अंदर हम कुछ स्केल के थ्रू इसको प्लॉट करते हैं, और इसके अंदर एरर के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन चेन सर्वे में आपने चेन से किसी लेंथ को मेजर किया और उसको अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लिया, तो एक तो आपने सिंपल सा स्टेप, उसमें तो एरर होने के चांस बहुत कम है। लेकिन प्लेन टेबल में क्या है, आपने भाई जो स्केल होता है उससे आप देखोगे, और भाई मान लो 10 मीटर की लाइन है, आपने उसको नोटबुक में स्केल के थ्रू चेंज करके उसको 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की कुछ आप ड्रॉ वगैरह करोगे, लेवलिंग वगैरह, और 50 चीज़ें और करनी पड़ती हैं। तो प्लेन टेबल में गलतियाँ होने के ज़्यादा चांस होती हैं प्लेन टेबल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल लेंथ ऑफ ए मैट्रिक चेन शुड बी विद इन द लिमिट्स। तो जो आपकी मैट्रिक चेन होती है 20 मीटर की, 30 मीटर की, तो उसके अंदर जो एरर होती है वो कितनी हो सकती है? तो 20 मीटर की चेन में 5 mm की एरर हो सकती है, और 30 मीटर की चेन में 8 mm की एरर हो सकती है। जो 20 मीटर की चेन में 5 mm की एरर, और 30 मीटर की में 8 mm की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड, जो स्लोपिंग ग्राउंड है ऐसे ढलान वाली, तो उसके ऊपर अगर आपको चेनिंग करनी है तो आप कौन से मेथड को यूज करोगे। तो हम दोस्तों यूज करते हैं स्टेपिंग मेथड और हाइपोटेनियस अलाउंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड, डी ऑप्शन। इन मेथड के अंदर क्या करते हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड, स्टेपिंग मेथड या ब्रेकिंग दी चेन मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, आप स्टेप्स के अंदर डिस्टेंस को मेजर करते हो। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए आप, ए पॉइंट पे आपने चेन को शुरू करा, बी पॉइंट तक आप चेन को लेके जाओगे, तो जैसे सीढ़ियाँ होती हैं उस तरीके से आप लेके जाओगे। चेन को आप हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करोगे, खींच के रखोगे इसको। जैसे एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा बंदा यहाँ खड़ा है, और इस चेन को ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेट रखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेपिंग मेथड। इसके अंदर डाउन हिल चलते हैं, यानी कि ऊपर से हम नीचे की तरफ सर्वे करते हुए चलेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया भाई, जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती हैं वैसे आप मेजर कर रहे हो। एक चीज़ और, जो हम सर्वे करते हैं उसके अंदर हमेशा हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। किसको मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। जैसे कि ये वाला डायग्राम है, क्या उसे लेके आप पी तक गए, आपने ये 10 मीटर को मेजर किया, लेकिन जो ये नीचे वाली लेंथ है तो 9 मीटर है। तो आप अपने नोटबुक में क्या लिखोगे कि भाई हमने 9 मीटर को मेजर किया है। आप हमेशा हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन होती है उस चीज़ को मेजर करते हो। तो डायरेक्ट मेथड आपको आ गया समझ में। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, या फिर इसको आप हाइपोटेनियस अलाउंस भी बोलते हो। बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लो। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने सर्वे किया, क्या उसे लेके P1 तक आपकी 30 मीटर की चेन थी, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद हम हल्का सा डिस्टेंस वैसे छोड़ देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम मेजर नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पी के ऊपर खड़े हो जाएंगे और यहाँ से अगली 30 मीटर मेजर करेंगे, यहाँ से अगली 30 मीटर मेजर करेंगे। जो ये वाला डिस्टेंस है ये तो हमने छोड़ ही दिया, इसको तो हमने मेजर करा ही नहीं। और इसको हमने मेजर क्यों नहीं किया, इसको हमने मेजर इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी ये 30 मीटर है। और जब इसको ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इस वाले पॉइंट के ऊपर आएगा। यानी कि कुल मिला के आपने इस तरीके से मेजर करना कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हम छोड़ते चले जाएंगे। इतना डिस्टेंस छोड़ेंगे कि भाई जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी चेन लेंथ है वो आपको ज़मीन पे जो दिख रही है वो उसके बराबर आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पी क्यू है वो हाइपोटेनियस अलाउंस लगाने से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि ये P1 क्या हो, यानी कि जो डिस्टेंस आपने छोड़ दिया इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस अलाउंस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है L sec थीटा -1। इसकी वैल्यू क्या होती है, L sec थीटा -1 किसके बराबर होती है, जो चेन लेंथ है आपकी और sec थीटा -1। भाई आप क्या करोगे, जो अगली लाइन को मेजर करोगे तो हल्का सा डिस्टेंस आप छोड़ दोगे, तो उस छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपको अपने आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलता हुआ चल जाएगा। तो ये दो मेथड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होता है। और आप समझ गए होगे क्या होता है कि भाई जो आपने डिस्टेंस एक्स्ट्रा छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, ताकि आपको डायरेक्ट ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल जाए, आपको डायरेक्ट ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलोंगेशन ऑफ ए चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्वे इज डन बाय। तो एक चेन लाइन को आपको एलोंगेशन करना है, एलोंगेशन का प्रोलोंगेशन का मतलब है उसको एक्सटेंड कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, आप ऐसे सर्वे कर रहे थे, ए से बी गए, फिर रास्ते में तालाब आ गया, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आपको तो बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे लेते हुए चलनी थी, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ऑफसेट लोगे 90 डिग्री का, फिर परपेंडिकुलर चलोगे, फिर इधर आओगे और फिर इधर परपेंडिकुलर लोगे, तो आपकी वो स्ट्रेट लाइन ऐसे चलती हुई चल जाएगी, ठीक है। तो एक तो मेथड आपका क्या हो गया, डायरेक्ट परपेंडिकुलर विद द चेन, कि भाई जो आपका तालाब था यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेके आप आगे बढ़ गए। एक होती है एंगुलर मेजरमेंट का मेथड, इसके अंदर जैसे आप सर्वे ऐसे कर रहे थे, बीच में नदी आ गई, तो फिर आप एंगुलर मेजरमेंट करके ये कोस थीटा साइन थीटा वगैरह लगा के कुछ इस तरीके से करते हो कि जब आप इस साइड जाओगे तो आपकी सीधी लाइन ऐसे शुरू हो जाएगी। तो
कौन कौन से मेथड हो गए भाई, आप एंगुलर मेजरमेंट ले सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, या जो ट्रायंगल का सॉल्यूशन है उससे भी आप कर सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल की कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट करोगे आप कि भाई आपकी स्ट्रेट लाइन चलने लग जाएगी। तो इन तीनों मेथड से आप एक चेन लाइन को प्रोलॉन्ग कर सकते हो। प्रोलॉन्ग यानी कि आपकी चेन लाइन इतनी थी, अब आपको आगे बढ़ानी यानी कि और लंबाई करनी, ऐसे इसको लेके जाना, तो आप इन तीन मेथड से इसको कर सकते हो, प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेंसेटिंग एरर इन ए चेनिंग आर। तो कंपेंसेटिंग एरर क्या होती हैं, जो कंपेंसेट हो जाती हैं यानी कि ख़त्म हो जाती हैं अपने आप, तो वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होती हैं, वे प्रोपोर्शनल होंगे टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। जो कंपेंसेटिंग एरर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। और कंपेंसेटिंग एरर क्या होती हैं भाई, जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, तो ये रिजल्ट को इतना इफेक्ट नहीं करती। एक आ गई +1, एक आ गई -1, तो आपस में कैंसिल होती रहती है, थोड़ी थोड़ी एरर होती है और इनको आप करेक्ट नहीं कर सकते, कंपेंसेटिंग एरर को आप करेक्ट नहीं कर सकते। और ये स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल होती हैं। एक होती है क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐड होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, जैसे कि एरर ड्यू टू सैग, स्लोप, इस तरीके से। और ये लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल रहेंगी, ये लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल रहेंगी और इनको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन द रफ और हिली ग्राउंड। तो रफ या हिली ग्राउंड के ऊपर जो आप चेनिंग करोगे तो उसके अंदर एरर की लिमिट क्या होती है, तो वो होती है 1/250। क्या होती है, 1/250। 1/250 का मतलब क्या हुआ भाई, 250 मीटर आपने मेजर किया तो 1 मीटर की गलती हो सकती है, यानी कि एक गलती किस चीज़ के अंदर हो सकती है, 250 के अंदर। भाई 250 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की गलती हो सकती है, 250 मीटर में 1 मीटर की, इस तरीके से आप इसको समझिए, तो 1/250। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेकिंग ऑफसेट विद एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन। तो ये आपकी चेन लाइन है, इसके राइट हैंड साइड आपको ऑफसेट लेना है। ऑफसेट यानी कि इस लेंथ के कुछ मतलब डिग्री के ऊपर आपको ऑफसेट लेना है। तो आप जो आपका स्टाफ है उसको किस तरीके से आप पकड़ोगे, आप उसको पकड़ोगे बाय लेफ्ट हैंड अपराइट, बाय लेफ्ट हैंड अपराइट। तो ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन ही मान लो आप इसको, जैसे ये आपके चेन लाइन है, आपको राइट हैंड के ऊपर ऑफसेट लेना है, तो आप जो आपका क्रॉस स्टाफ है उसको कैसे पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड अपराइट। और जो आपका क्रॉस ऑप्टिकल स्क्वायर है, ऑप्टिकल स्क्वायर किस चीज़ के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर 2 मिरर होते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रू एरिया इफ़ द एरिया कैलकुलेटेड बाय द चेन विच इज़ फाउंड टू बी 0.8 लिंक टू लॉन्ग इज़ 100 एकड़। तो आपने किसी जगह का एरिया मेजर किया और वो कितना आ गया, वो 100 एकड़ आ गया, लेकिन अब बाद में आपको पता चला कि जो हमने चेन यूज करी है वो तो 0.8 लिंक टू लॉन्ग है। तो अगर कोई चेन लेंथ है वो थोड़ी लंबी होगी तो इसका मतलब हमारी करेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा एरिया है वो ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ तो हम श्योरली कह सकते हैं, आंसर हमारा 101 या 100.8 इनमें से कोई एक होगा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर पेपर में आपके पास जल्दबाजी है, इसको तुक्का लगाना चाहते हो, तो ये तरीका, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है कि 0.8 लिंक टू शॉर्ट है, टू लॉन्ग है, ये इसने गलत लिख दिया, टू यहाँ पे लॉन्ग है। आपकी जो चेन है वो 0.8 लॉन्ग है, तो भाई आपका जो करेक्शन होगी वो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक चेन लेंथ के अंदर 100 लिंक होते हैं, तो 1 चेन लेंथ के अंदर करेक्शन कितनी होगी आपकी, 8/1000, यानी कि 0.8/100 या फिर 8/1000 आप कह सकते हो। तो करेक्ट चेन लेंथ क्या होगी, 1 + 8/1000। और आपका करेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, 100, 1 + 8/1000 का स्क्वायर। और इसके अंदर आप फॉर्मूला इसको a + b का स्क्वायर लगा के भी कर सकते हो, या फिर 1 + x की पावर n, ये क्या होता है 1 + nx होता है, ये क्या होता है 1 + nx। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसे आपने करा 1 + n × x, 8 दूनी 16 /1000, तो 1016 /1000, 101.6 एकड़। तो 101.6 एकड़, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो कोई भी चीज़ आपको निकालनी हो, मान लो वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम निकालते आप कैसे, जो करेक्टेड वॉल्यूम है, करेक्टेड वॉल्यूम आप कैसे निकालते, जो इनकरेक्ट वॉल्यूम है वो डिवाइड बाय जो इसकी गलत लेंथ ले लिया आपने, डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ, और इसका हम क्यूब कर देते।
अब हमें एरिया निकालना था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। एरिया हो सकता है, लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है, तो तीनों का यही तरीका है। लेंथ होती तो पावर 1, एरिया होती तो पावर 2, वॉल्यूम होती तो पावर 3। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक अलोंग ए स्लोप ऑफ अल्फा इज, तो कहीं पे अल्फा डिग्री का स्लोप है, तो पर चेन लेंथ आप कितनी करेक्शन लगाओगे अगर अल्फ़ा का स्लोप है, तो इसका आंसर होगा 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको या तो आप याद कर लो सिंपल 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 100। बाकी इसका सॉल्यूशन देख लो आप, थोड़ा डिफिकल्ट है इसका सॉल्यूशन, मतलब पेपर में तो आप इस चीज़ को ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे सकता है, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस न्यूमेरिकल दे सकता है। तो 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 100 अगर 100 लिंक की चेन है और अल्फ़ा का एंगल है, तो करेक्शन आपकी किसके बराबर होती है? करेक्शन आपको पता है स्लोप की किसके बराबर होती है? 100 कोस थीटा माइनस 1, और ये नेगेटिव के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? नेगेटिव के अंदर। बाकी ये कोस अल्फा माइनस 1 तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। किसके बराबर करेक्शन होगी? 100 कोस अल्फा माइनस 1। अब जो अल्फ़ा है वो हमें डिग्री के अंदर दिया हुआ है, जो अल्फ़ा है डिग्री के अंदर है, तो पहले तो आप इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो अल्फ़ा पाई डिवाइड बाई 180 ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जो कोस अल्फ़ा की सीरीज होती है, कोस अल्फ़ा किसके बराबर होता है? कोस अल्फ़ा होता है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको डीप में नहीं जाना, अगर याद है तो बढ़िया बात है, अगर याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये याद रख लेना है कि भाई 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 100, और ये अल्फ़ा किसके अंदर है? अल्फ़ा है डिग्री के अंदर, और 100 क्या है? चेन लेंथ। 100 क्या है? चेन लेंथ है। अब पेपर में अगर 150 चेन लेंथ होती है तो 100 की जगह 150 लिख देंगे, और अल्फ़ा जो भी आपको डिग्री में एंगल है उसको लिख देंगे, तो 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ ए 100 लिंक अलॉन्ग ए स्लोप हैविंग ए राइज ऑफ 1 यूनिट इन एन हॉरिजॉन्टल यूनिट। तो उस वाले क्वेश्चन में तो आपको अल्फ़ा एंगल दिया हुआ था डिग्री के अंदर, अब यहाँ आपको स्लोप दिया हुआ है। एन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने के बाद 1 यूनिट का राइज आ गया, एन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने के बाद 1 यूनिट का राइज आ गया। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखिए, एन चलने के बाद 1 यूनिट का राइज आ गया, और 100 लिंक की हमारी चेन है। चेन हमारी कितनी? 100 लिंक की। तो इसके अंदर हमने कोस अल्फ़ा निकाल लिया सबसे पहले, और करेक्शन का फॉर्मूला आपको पता है स्लोप करेक्शन का एल कोस अल्फ़ा माइनस 1। फिर जो कोस अल्फ़ा की सीरीज होती है वो क्या होती है? 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। वो चीज़ अपने को याद है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें तो डायरेक्ट कोस अल्फ़ा लिखा है, और कोस अल्फ़ा के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया 1 प्लस एक्स की पावर एन। 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिखोगे? 1 प्लस एन इंटू एक्स। और ये आप कब लिखोगे? जब एक्स काफ़ी छोटा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना अपने को, क्योंकि याद करना अपने लिए डिफ़िकल्ट है। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर हमारा आ गया 100 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? 100 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। अब आपसे पेपर में 150 उसकी चेन होती तो आप क्या लिखते? 150 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो क्या भाई, चेन की लेंथ कितनी है? n कितना है भाई? n हॉरिजॉन्टल चलने पे 1 यूनिट का राइज आया, तो 100 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे, लेकिन आंसर क्या हो गया? 100 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर की चेन है, 1/20 का ग्रेडियंट है। तो अभी हमने डिराइव करा फॉर्मूला क्या था? 100 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, और 100 लिंक की चेन है। अब 30 मीटर की चेन में लिंक कितने होते हैं? 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होते हैं, और n की वैल्यू कितनी है? 20। n की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर, 150 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 का स्क्वायर। ये देखिए इन्होंने ये वही चीज़ करी है, 150 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 का स्क्वायर। तो हमने जो आंसर निकाला है वो किस चीज़ के अंदर निकाला था? हमारा जो आंसर है लिंक के अंदर है। किसके अंदर? लिंक के अंदर, और हमसे सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। तो एक लिंक कितने सेंटीमीटर का होता है, हम आप उसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं आंसर को। जैसे हमने यहाँ 150 लिंक लिखा, तो 150 लिंक की आप क्या लिख सकते हो भाई? 30 मीटर की चेन है तो 30 लिख दो आप यहाँ पे।
जैसे इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 30 गुणा में 100, तो 100 तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 20, तो फॉर्मूला ये वाला ही चलेगा। क्या फॉर्मूला चलेगा, 100 डिवाइड बाई 2n²। इस 100 की जगह आप चेन की लेंथ भी लिख सकते हो, चेन की लेंथ। तो चेन की लेंथ यहाँ कितनी थी हमारे क्वेश्चन में, 30, तो 30 गुणा में 2 × n²। तो फॉर्मूला याद होगा, पेपर में आप डायरेक्ट कर दोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इफ़ द चेन लाइन विच रन अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड द ग्राउंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज स्लोपिंग। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी चेन लाइन ऐसे चल रही है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ग्राउंड आपकी अनडुलेटिंग यानी कि ऊपर नीचे ग्राउंड है, या स्लोपिंग कह लो। तो आप किस डायरेक्शन में ऑफसेट ले सकते हो, तो आप दोनों डायरेक्शन में करेक्टली ऑफसेट ले सकते हो। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी ग्राउंड क्या है, बिल्कुल समतल है, बिल्कुल बढ़िया ग्राउंड है। लेकिन इस तरफ क्या है, ये स्लोपिंग ग्राउंड है, इस तरफ ये स्लोपिंग ग्राउंड है, यहाँ स्लोप है। तो आप इस और इस डायरेक्शन के अंदर ऑफसेट करेक्टली ले सकते हो, क्योंकि आपकी ये वाली लाइन तो स्ट्रेट है ही, आप ऑफसेट तो इसके परपेंडिकुलर लेते हो। तो इन दोनों डायरेक्शन में आप ऑफसेट इजीली ले सकते हो। तो प्रीवियस ईयर करने का यही फ़ायदा है कि जैसे कि हमको लगता कि वही स्लोपिंग ग्राउंड है तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो हमें पता चल गया कि जी हाँ हम ये ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इफ द मैक्सिमम अलोएबल एरर इन लेइंग द ऑफसेट इज 2 डिग्री। स्केल ऑफ द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो मैप का स्केल है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, और आप कितनी लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट आप ले सकते हो। तो इसके अंदर क्या कंसेप्ट यूज़ होगा, इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट यूज़ होता है कि भाई जो ड्राइंग की शीट होती है उसके अंदर मैक्सिमम एरर आपकी कितनी हो सकती है, 0.25 mm। कितनी हो सकती है, 0.25 mm। अब आप ऑफसेट ले रहे हो, ये देखिए ये आपकी चेन लेंथ है, आपने ये ऑफसेट लिया कितने, थीटा डिग्री के एंगल पे। आपने कितने डिग्री के एंगल पे ऑफसेट लिया, थीटा डिग्री के एंगल पे। और थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, 2 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। थीटा आपको कितना दिया हुआ, 2 डिग्री। ऑफसेट जो हम लेते हैं, ऑफसेट हम क्या लेते हैं, हम ऑफसेट ऐसे लेते हैं, ऑफसेट हम कितने डिग्री पे लेते हैं, 90 डिग्री पे। लेकिन अब हमको बताया हुआ कि भाई एरर है इसके अंदर, तो हमें क्या बताया हुआ, एरर है। तो भाई ये लाइन ऐसे ना होकर थोड़ी सी स्लोप पे ऐसे हो जाएगी, ये वाली लाइन हमारी ऐसे हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट तक हमें लेनी थी, लेकिन ये इस वाले पॉइंट तक जाएगी। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, यानी कि जो एरर है हमें पता है 0.25 mm की हो सकती है। कितनी हो सकती है, 0.25 mm की। और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। ये डिस्टेंस आपका एल है, ये डिस्टेंस आपका एल है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका एल साइन थीटा, ये होगा आपका एल साइन थीटा, ये होगा एल कोस थीटा। तो इस वाले का तो हमें कोई काम नहीं है, हमें तो एल साइन थीटा वाले का काम है। इसमें देखिए ये एल लेंथ की लाइन है, थीटा एंगल है, तो जो है परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली लाइन, ये कितनी है, एल साइन थीटा। और ये एल साइन थीटा किसके बराबर हो सकती है, 0.25 mm के ऊपर। और आपको स्केल पता ही है, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर, यानी कि 10 mm किसके बराबर है, 100 मीटर। और आपको 0.25 mm निकालना है, तो 0.25 mm क्या लो, या 0.025 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, जो ये 0.025 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई ये 0.025, यानी कि 2.5 मीटर के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 मीटर के, 2.5। और इसको आप क्या लिख दो, एल साइन 2 डिग्री। तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, 2.5 डिवाइड बाई साइन 2 डिग्री 2.5 डिवाइड बाई साइन 2 डिग्री, यानी कि 71.63 मीटर। बस इसके अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के भी पेपर में दे सकता है। बस आपको ये कंसेप्ट समझना है कि जो एल साइन थीटा वो किसके बराबर हो सकता है, एल साइन थीटा आपका बराबर होएगा 0.25 mm के। और ये 0.25 mm किसके बराबर है, ज़मीन के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने 2.5 मीटर आ गया। तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोटेनियस अलोवेंस फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन इफ स्लोप इज़ 1:10। तो आपको स्लोप दिया हुआ 1:10। तो पहले आप कोस थीटा निकालोगे, इसके अंदर पहले आपने थीटा निकाला, फिर को थीटा से आप हाइपोटेनियस अलोवेंस का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था
चेन लेंथ सेक थीटा -1, चेन लेंथ सेक थीटा -1। तो इस तरीके से आपने हाइपोटेनियस अलाउंस निकाल लिया। और हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होता है वो हमने देखा ही था कि भाई जैसे आपने एक चेन को मेजर करा, कुछ डिस्टेंस आप खाली छोड़ दोगे, कुछ डिस्टेंस को आप खाली छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? ताकि फिर जो ये डिस्टेंस आपने मेजर करा वो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर आ जाए, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक चेन के बराबर आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस रहते हैं। लेकिन आपको सेक थीटा की वैल्यू दे देगा या फिर ऐसी वैल्यू देगा जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ टेरेन के ऊपर अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ ए चेन अंडर कंडक्टिव कंडीशंस। तो रफ टेरेन के ऊपर जो अचीवेबल एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है? 1/250। तो अब तक हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन देखे। तो फॉरेस्ट मैप में 1/25,000 था, एक जगह 1/250 था, और यहाँ भी 1/250। तो आसान है ना याद करना ये आपके लिए। रफ टेरेन के ऊपर चेन के अंदर कितनी एक्यूरेसी आ सकती है? 1/250। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सर्वेयर चेन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है कि सर्वेयर चेन की लेंथ कितनी होती है? 66 फुट, 66 फीट। रेवेन्यू चेन की लेंथ होती है 33 फीट और 16 लिंक होते हैं। तो रेवेन्यू मेजरमेंट करने के लिए हमें बिल्कुल एक्यूरेट चेन चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू का मामला है। तो 33 फीट और लिंक कम कम करेंगे ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आए। सर्वेयर चेन के लिए 66 फुट और 100 लिंक की, इंजीनियर चेन 100 फीट और 100 लिंक की। मीट्रिक चेन आपको पता है 20 और 30 मीटर की होती है। 20 मीटर में ±5 की एरर और 30 वाली में +-8 की एरर ले सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग करेक्शन अप्लाइड फॉर द टेप मेजरमेंट आइडेंटिफाई द करेक्शन विच इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। तो इनमें से ऐसी कौन सी करेक्शन है जो हमेशा नेगेटिव नहीं होती? तो नेगेटिव करेक्शन कब होगी? आपको पता है, अगर चेन की लेंथ छोटी हो जाए तो नेगेटिव करेक्शन होती है। या फिर हमने जो ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर कर दिया, जैसे स्लोप है, स्लोप के ऊपर आप क्या कर लेते हो? इस वाले डिस्टेंस को मेजर कर लेते हो। कौन से वाले को? इस वाले को। और ये वाली लाइन इससे नीचे वाली लाइन से छोटी है तो हमें नेगेटिव करेक्शन करनी पड़ेगी। तो स्लोप में नेगेटिव करेक्शन। सैग के अंदर, तो आपकी चेन सैग के अंदर ऐसी हो जाती है, तो आपने ज़्यादा डिस्टेंस आपको करना था, ये वाला आपने कर लिया, ये वाला, तो इसमें भी हमेशा नेगेटिव। रॉन्ग अलाइनमेंट, तो वो भी स्लोप वाला ही होता है रॉन्ग अलाइनमेंट में। जैसे आपने कुछ ऐसे सीधा जाना था लेकिन आप ऐसे चले गए, तो इसमें भी नेगेटिव। लेकिन जो पुल करेक्शन होती है वो आपकी नेगेटिव नहीं होती, वो आपकी पॉजिटिव हो सकती है। आपने चेन को खींच लिया, वो चेन क्या हो गई? चेन की लेंथ बढ़ गई, और चेन की लेंथ बढ़ गई तो करेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। चेन की लेंथ बढ़ गई तो करेक्शन आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। और टेंशन की वजह से, यानी कि पुल की वजह से जो करेक्शन होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P - P0 L/A। तो ये वाला फॉर्मूला पेपर में काफ़ी बार पूछता है। स्लोप के लिए करेक्शन L 1 - कोस, वो सेक कोस थीटा -1। स्लोप करेक्शन L कोस थीटा -1, या फिर 1 - कोस थीटा कर सकते हो नेगेटिव लगा के। फिर सेक करेक्शन होती है, इस वाले पॉइंट से भी पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है कि भाई सेक करेक्शन के लिए जो सेक कर्व होता है उसको हम कैसे एज्यूम करते हैं? उसको हम पैराबोलिक एज्यूम करते हैं। और फॉर्मूला क्या होगा? W² L³ डिवाइड बाई 24 P² -W² L³ P²। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल W² L डिवाइड बाई 24 P²। दोनों ही सही हैं। तो ये तीनों करेक्शन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एजीमुथ इज ए। तो आप एजीमुथ किस चीज़ को बोलते हो? एजीमुथ आप ट्रू बियरिंग को बोलोगे। एजीमुथ इज ए ट्रू बियरिंग। जो आप ट्रू नॉर्थ से मेजर करोगे उसको आप क्या बोलोगे? एजीमुथ। और ट्रू बियरिंग को आप कैसे मेजर करते हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, जो ट्रू नॉर्थ होता है वहाँ से। मैग्नेटिक बियरिंग आप मेजर करोगे मैग्नेटिक नॉर्थ से। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है कि भाई आपने मैग्नेट को सस्पेंड कर लिया तो जिस डायरेक्शन में वो लाइन हो जाता है तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ट्रू बियरिंग क्या होती है भाई? जो सन की हेल्प से आप ऑब्जर्व करते हो, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, और वो कभी भी चेंज नहीं होती। उसके अलावा जो इनको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं आपके, एक आप सर्वेयर कंपास से मेजर करते हो, एक प्रिज्मेटिक कंपास से। तो इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड नीडल होती है और सर्वेयर कंपास में एज बार नीडल होती है।
यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास में तो इस टाइप की नीडल रहेगी ब्रॉड, और जो सर्वेयर कंपास है उसके अंदर ऐसी जो वो क्या बोलते हैं, नुकीली सी पैनी सी सुई जैसी वो रहेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो होती है रिंग होती है ग्रेजुएटेड रिंग, यानी जिसके ऊपर रीडिंग होती है वो लाइन ऑफ साइट के साथ रोटेट नहीं करती, लेकिन सर्वेयर कंपास में करती है। उसके अलावा ये आप दोनों का डायग्राम देखिए, जो प्रिज्मेटिक कंपास है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है, ये सर्वेयर कंपास है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, लेकिन सर्वेयर कंपास में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसके अंदर इंटरचेंज होते हैं, ईस्ट वेस्ट इसके अंदर इंटरचेंज होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रिज्मेटिक कंपास को आप अपने हाथ के अंदर लेके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सर्वेयर कंपास के लिए आपको ट्राईपोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू मेरिडियन आर, जो ट्रू मेरिडियंस होती हैं वो क्या होती हैं? तो वे पोल के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं, वे पोल के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं। जैसे ये आपका अर्थ है, तो ये इसके ऊपर जितनी भी लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये पोल्स के ऊपर जाके, ये पोल्स होते हैं, इनके ऊपर जाके एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लिनेशन ऑफ ए कंपास नीडल टू दी ओरिजोनटल टूवर्ड दी पोल। तो जो कंपास नीडल की इंक्लिनेशन होती है ओरिजोनटल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? टूवर्ड दी पोल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ, जैसे आपके कंपास की नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ऐसे नीचे की तरफ एंगल बना ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिप बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डिप। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही इस टाइप से एंगल बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको डेक्लिनेशन बोलेंगे, उसको डेक्लिनेशन बोलेंगे। उसके अलावा जो डिप की वैल्यू होती है इक्वेटर पे 0 होती है, पोल्स के ऊपर 90 होती है। और सेम डिप के लाइंस को आइसोक्लिनिक लाइन बोलते हैं, सेम डिप के लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन, और सेम डेक्लिनेशन की लाइन को आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन ए कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे में जो एक्यूरेसी है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 5 मिनट से ज़्यादा की वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि लिस्ट काउंट की बात कर रहा है ये एक टाइप से, तो 5 मिनट से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। एरर कह लो या फिर एक्यूरेसी की जो लिमिट होती है वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका इंटरनल एंगल। वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरनल एंगल। वैसे तो सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है इंटरनल एंगल। ऐसा क्यों होता है? आप इनक्लूडेड एंगल को निकालते हो, तो इनक्लूडेड एंगल आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इट इज़ मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीसीडिंग लाइन टू द सक्सीडिंग लाइन। जो पिछली लाइन से नेक्स्ट लाइन के अंदर आप एंगल को मेजर करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको आप क्या कहोगे? इनक्लूडेड एंगल। इनक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर बियरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर आप ऐसे चल रहे हो, तो इनक्लूडेड एंगल आपका क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हो, यानी कि इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ, तो आपका इंक्लूड एंगल किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल की। लेकिन आप सर्वे ऐसे कर रहे होते ABCDE इस टाइप से, तो इसमें इंक्लूड एंगल आपका क्या होता है? इंटीरियर एंगल होता। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सर्वे कर रहे हो तो इंक्लूड एंगल आपका क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल को आप क्लॉकवाइज के अंदर मेजर करते हो प्रीवियस स्टेशन से लेकर नेक्स्ट स्टेशन तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपास सर्वे ऑफ ओपन ट्रांसवर्स द बियरिंग ऑफ ए लाइन AB वाज ऑब्जर्व्ड वाज नॉट क्लियरली रिटन। तो जैसे इस डायग्राम में देखिए, जो AB सर्वे की जो रीडिंग है उसको हमने अच्छे से नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो डिफ्लेक्शन एंगल है वे हमने निकाल रखे हैं सारे, जो डिफ्लेक्शन एंगल है वे हमने सभी निकाले हुए हैं। और जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन D, उसकी रीडिंग दी हुई है साउथ से 36 डिग्री 40 मिनट ईस्ट की तरफ।
तो डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सर्वे के जो ये वाले क्वेश्चन है इनका सबसे आसान तरीका डायग्राम से करने का है। आपको डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है कि भाई इस वाली लाइन से ये वाली लाइन 18 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गई, इस वाली लाइन से ये वाली लाइन 42 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गई, तो आपका डिफ्लेक्शन दिया हुआ सारा, ठीक है। तो हमें ए बी की बियरिंग बतानी है, तो हम लास्ट लाइन से देखना शुरू करेंगे। लास्ट लाइन की हमें बियरिंग दी हुई है 36 डिग्री 40 मिनट, 36 डिग्री 40 मिनट, और डिफ्लेक्शन एंगल है 31। तो यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग कितनी होगी? 36 + 31, 30 और 30 60, ये 67 के आसपास हो गई। यानी कि जो सी डी की बियरिंग है, सी डी की बियरिंग कितनी आ गई आपकी? डी ई की बियरिंग आपको दी हुई थी, डी ई की बियरिंग आपको दी हुई थी 36 40। सी डी की बियरिंग कितनी आ गई? 36 + 31, 36 + 31। बी सी की रीडिंग कितनी आ गई? 36 31 + 42, ठीक है। अब ए बी की निकालनी है, तो ये नीचे की तरफ है, तो -18 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 36 + 31 यानी कि 67। 67 में 42 और ऐड करो तो 6 और 4 10 और 7 और 2 9, यानी कि 110 के आसपास। अब 110 में से 18 को घटा दो तो 20 ही को घटा देते हैं हम, तो 90 के आसपास आंसर। तो 90 के आसपास आंसर किस में है? इसमें 90 है, इसमें 90 है। तो ए भी देखिए आप, साउथ से ईस्ट की तरफ 90 है या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 90 है। तो जैसे आप इसे कैलकुलेशन लिखते चलोगे तो ये हमारा आ गया बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, नॉर्थ 87 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 87 डिग्री, तो बी ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, नॉर्थ 87 20 डिग्री ईस्ट। बाकी इसने ये दोनों ऑप्शन कन्फ्यूजिंग दे दिए। आपके पेपर में नॉर्मली इस टाइप के ऑप्शन आते नहीं हैं, और जैसे मैंने आपको अंदाजन से आपको गैस करके बताया, क्योंकि 40-50 सेकंड में हमको ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, तो आप बिना कैलकुलेटर के ही करना होता है वैसे भी। तो इस वजह से आपको अंदाजन ही आंसर निकालने पड़ेंगे। अगर अंदाजन आंसर निकालने से सोल्व हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप से बिल्कुल ही आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो आप इसको छोड़ देना। बाकी तरीका आपको मैंने बता ही दिया कि लास्ट से चलेंगे, इस तरीके से आपने ऐड करते चले गए और फिर ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट, तो इसको माइनस कर दिया, तो ए बी की बेरिंग हमें आ गई। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम थियोडोलाइट वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। थोड़े क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं। तो कोशिश यही थी कि भाई ईजी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे, समझाने की क्या ज़रूरत है, थोड़े डिफ़िकल्ट वाले को ही लें तो ये कुछ फ़ायदा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।